ये हम देखेंगे। 1599 ईस्वी में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना पूरब के देशों के साथ व्यापार करने हेतु किया गया था 1599 ईस्वी में। कुछ लोगों का समूह था, 15-20 लोग थे उसमें। तो आपस में वो लोग शेयर करके और एक पैसा इकट्ठा किया, वो व्यापार के उद्देश्य से कि वह पूर्व में जितने भी देश हैं वहाँ पे जाके वो व्यापार करेंगे। वो पर्सनल कुछ व्यक्तियों का समूह था जो लोगों ने अपना एक पैसा इकट्ठा करके व्यापार के उद्देश्य से वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। फिर वो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत आया था। देखिए, मिल्डेन हॉल नाम के एक जो अंग्रेज था वो समुद्र मार्ग से नहीं बल्कि स्थल मार्ग से आया था। जबकि इससे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली चाहे डच, ये सारे लोग समुद्र मार्ग से आए थे। लेकिन ये जो था मिल्डेन हॉल जो था, ये 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग के रास्ते भारत हुआ आया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 ईस्वी में, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया था। यह अधिकार समुद्री मार्गों से व्यापार के लिए था। जो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वो 1600 ईस्वी में जो लोगों का जो समूह था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसको परमिशन दे दिया कि आप जा सकते हैं, पूरब के देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। और केवल 15 वर्षों के लिए उनको अधिकार प्रदान किया गया था। और ये केवल समुद्री मार्ग से ही जाके वो पूरब के देशों के साथ वो व्यापार कर सकते थे। इसका पूरब का मतलब कि केवल ये नहीं है कि भारत है, श्रीलंका है, आपके जापान है, रूस है, चाइना है, और भी बहुत सारे पूरब में जो देश हैं जैसे अफगानिस्तान है, यहाँ पे आके वो व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए उनको परमिशन दिया गया था मात्र 15 वर्षों के लिए। जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत। जेम्स जो प्रथम था उसने एक दूत भेजा। उस दूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस उसका नाम था। वो 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज था जिसका नाम था हेक्टर, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर आके उतरा। जेम्स प्रथम द्वारा जो भेजा गया था दूत, वो हेक्टर के नाम की एक जो जहाज थी उस पे कैप्टन हॉकिंस बैठ के और समुद्री मार्ग से वो भारत आया। कब आया? 1608 ईस्वी में भारत पहुंचा। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस था। अब देखिए, इसमें कुछ दो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि समुद्र के रास्ते पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। लेकिन वहीं पूछा जाए कि भाई स्थल मार्ग से पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो उसका नाम था मिल्डेन हॉल नाम का उस व्यक्ति का नाम था। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस बादशाह, उस समय बादशाह था भारत का जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर से जाके मिला कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, परंतु स्थानीय सौदागर और पुर्तगालों के विरोध के कारण अनुमति को रद्द कर दिया गया। पहले जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति तो प्रदान कर दी, लेकिन स्थानीय कुछ व्यापारी थे और पुर्तगाली भी कुछ थे जिनके कड़ा विरोध होने के बावजूद क्या किया, जहांगीर ने वापस ले लिया था उसको, जो अनुमति दी गई थी सूरत में व्यापार करने के लिए कैप्टन हॉकिंस को, उसको रद्द कर दिया गया। 1612 ईस्वी में सवल्ली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन के वेस्ट ने पुर्तगाली सेना को परास्त कर दिया। इसकी वीरता के कारण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी। तब आप देखिए कि जो जहांगीर ने इनके दबाव में आकर उसकी जो व्यापार की अनुमति था उसको रद्द कर दिया था, लेकिन वही देखिए कि मात्र कुछ समय बाद ही 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज क्या करते हैं, पुर्तगालियों को परास्त कर देते हैं,
जिसके वजह से खुश होके 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर देता है। फैक्ट्री की स्थापना दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में लगाया, मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। देखिए, पुर्तगाली भी मछलीपट्टनम में अपना कारखाना लगाए थे, डच भी लगाए थे और अंग्रेज भी लगाते हैं। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में लगाया, मछलीपट्टनम में स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, इसका अध्यक्ष थॉमस एल्डवर्थ को बनाया गया था। ठीक है, थॉमस एल्डवर्थ को बनाया गया था। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। देखिए, 15 वर्षों के लिए दिया गया था उनको अधिकार, लेकिन सम्राट जेम्स प्रथम जब बना 1609 ईस्वी में, तो उसने कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में थॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर लिया। 1633 में पूर्वी तट मतलब श्रीलंका, वो बंगाल का जो इलाका है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। ठीक है, देखिए, पूरब के क्षेत्र में जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, असम और जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो हरिपुरा नामक स्थान पे और बालासोर पे उन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया 1633 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेके वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। तो फोर्ट जॉर्ज सेंट की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था, वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से कैथरीन से विवाह के उपलक्ष्य में अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दे दिया। देखिए, इससे पहले जो बम्बई था वो तो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जब पुर्तगाल के जो राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथलीन, उन्होंने ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय को ये दहेज के रूप में प्रदान कर दिया था। ठीक है, राजा चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। बंगाल के सूबेदार उस समय थे शाह सूजा। बंगाल के सूबेदार थे उसमें शाह सूजा। 1651 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार को विशेष अधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया था। देखिए, इस समय तो शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में इसको प्रदान कर दिया कि आप वहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं 3000 वार्षिक कर के बदले में, लेकिन आगे देखिएगा बाद में जो कि यही समस्या खड़ा कर देंगे सब। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना किया गया था। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अंग्रेजी कारखाने खोले गए। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच भिड़ंत हुई। हुगली और अंग्रेजों के द्वारा लूट लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों को हुगली से भागना पड़ा। देखिए,
1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों और औरंगजेब के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि औरंगजेब की विजय होता है, जिसमें पूरी तरीके से अंग्रेज पराजित हो जाते हैं और उन्हें हुगली को छोड़ के भागना भी पड़ता है। औरंगजेब ने 1.5 लाख हर्जाना लेकर पुनः व्यापार की छूट प्रदान की। ठीक है। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने सुल्तानती की कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। उस समय सुल्तानती कोलकाता के गोविंदपुर पर जहांगीर इब्राहिम खान था। उस समय जमींदार वहाँ का था इब्राहिम खान। ठीक है। जाओ चाकनेर ने सुल्तानती कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कोलकाता की नींव रखी। देखिए, जाक चार्निक ने सुल्तानती और कोलकाता के गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कोलकाता की नींव रखी। इसी कारण जाक चार्नक को कोलकाता का संस्थापक कहा जाता है। 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। अब देखिए, कोलकाता में 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। 1700 ईस्वी में कोलकाता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। 1700 ईस्वी में घोषित किया गया। अब देखिए फर्गुसन के फरमान कहते हैं, जो आगे चल के भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगी। सर्जन हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज था। जब उस समय बादशाह था फर्गुसन की एक दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए उससे प्रसन्न होकर बादशाह ने 3 फरमान जारी किए थे। एक बार जो बादशाह था वो बीमार पड़ गया। वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया कि उसके इलाज से कोई तरीका नहीं था। तो उस समय जो ब्रिटिश एक सर्जन था जिसका नाम था हैमिल्टन, उसने बादशाह को दवा हुआ दिया और सही हो गए। जिसके प्रसन्न होके बादशाह ने 3 फरमान जारी किए। पहला था कि बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। 3000 रुपये वार्षिक वो देना शुरू कर दिए और उनके पूरे तरीके से सीमा जो शुल्क था वो मुक्त कर दिया गया था अंग्रेजों के लिए। कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार मिला कि 38 गांव में जाके बिना सीमा शुल्क दिए वो जाके अपना कोई भी चीज़ वस्तु खरीद सकते थे। ठीक है, अपना व्यापार कर सकते थे। मुंबई में ढले सिक्के को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिली। अब देखिए, जो पुर्तगालियों से जो दहेज में मिला था वहाँ पे वो सिक्के की ढलाई करना शुरू कर दिए थे अंग्रेज। और जो सिक्का जो ढाला जाता था वो समूचे पूरे मुगल साम्राज्य में उसको छूट मिल गई, चलाने के लिए छूट मिल गई थी। सूरत में 10,000 वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त आयात निर्यात को से मुक्त कर दिया गया। अब देखिए, सूरत में मात्र 10,000 वार्षिक रुपए देते थे अंग्रेज, उनको पूरा हर तरह से उनका जो आयात निर्यात था उसको मुक्त कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं डेन कब आए। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर तंजौर में की। डेन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में सेरामपुर में बंगाल के में स्थापित किया। 1745 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और भारत छोड़कर चले गए। देखिए, डेन लोग आए भारत में भी उन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित की खासकर बंगाल के क्षेत्र में। लेकिन 1745 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी सभी जो फैक्ट्रियां थी वो अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से भारत छोड़ के वो लोग चले गए। इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेन लोग भारत कब आए थे, तो हम बता सकते हैं कि 1616 ईस्वी में वो भारत आए थे और अंग्रेजों के बाद आए थे डेन लोग। अब पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में त्रावणकोर तंजौर में स्थापित किए थे। ठीक है, फ्रांसीसियों के बारे में आप देखते हैं।
लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। देखिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसकी स्थापना कंपनी देश ओरिएंटलेस रखा गया। यह कंपनी वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर निर्भर थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत के लिए रवाना हुआ। फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। इसका नेतृत्व फ्रांसीसी कैरो ने किया। फ्रांसीसियों ने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है, देखिए, पुर्तगालियों ने भी स्थापना किया, डेनों ने भी किया, और आपके जो अंग्रेजों ने भी किया, और ये भी कर रहे हैं सब। फ्रांसीसियों भी स्थापना कर रहे हैं मछलीपट्टनम में अपने कारखाना, जबकि मछलीपट्टनम काफ़ी फेमस जगह है। 1673 ईस्वी में फ्रेंसिस मार्टिन ने सूबेदार शेरखान लोदी से पंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पांडिचेरी नाम से जाना गया। इसका पहला नाम था पुडुचेरी, बाद में इसको पांडिचेरी के नाम से भी जाना गया। पांडिचेरी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई की निर्माण किया। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाहिस्ता खान ने एक स्थान फ्रांसीसियों को प्रदान किया, जहां फ्रांसीसियों ने 1690 से 92 में फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की स्थापना की। 1693 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया। अब देखिए, ये जो फ्रांसीसी हैं वो पांडिचेरी को फिर ये अंग्रेजों की सहायता से डच क्या करते हैं, 1693 में फ्रांसीसियों से जीत लेते हैं, और फिर बाद में सभी कंपनियां जो थी डचों की वो अंग्रेजों को प्रदान करके दे के चले जाते हैं यहाँ से डच। 1697 में रिजविक की संधि हुई, फ्रांसीसियों की पांडिचेरी पुनः प्राप्त हुआ। फिर अंग्रेजों के बीच में डचों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में संधि होती है। उस संधि का नाम है रिजविक। ये कई बार पूछता है कि रिजविक की संधि किन किन के बीच में हुई थी। तो रिजविक की संधि जो हुई थी 1697 में डच और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ठीक है, 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। 1721 में देखिए, फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पे भी अधिकार कर लिया। 1724 में फ्रांसीसियों ने मालाबार पर अधिकार कर लिया। 1739 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने